गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट डे हमने देखा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कंसीडरेशन। आज हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। उसके पहले एक बात, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें कई लोगों ने वीडियो में YouTube में ही कमेंट किया कि सर कॉलेज कब से खुलेगा। आप सभी को पता है कि कॉलेज बंद करने का ऑर्डर गवर्नमेंट की ओर से आया था, तो खोलने का ऑर्डर भी गवर्नमेंट की ओर से आया। फिर भी कुछ बेवकूफ किस्म के लोग बार बार जानबूझकर यह सवाल करते हैं कॉलेज कब खुलेगा, 2021 में कि 2022 में। एक लड़का है मनीष कुमार, उसका नाम है। इस लड़के को मैंने मैसेज में बताया कि भाई कॉलेज खुलेगा व्हेन द गवर्नमेंट नोटिफाई फॉर दिस। तो उसने कहा कि भाई इसका मतलब कॉलेज साल नहीं खुलेगा। तो वो लड़का इतना बेवकूफ है, ना वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, न इलेक्ट्रॉनिक न्यूज देखता है, न मोबाइल में उसके न्यूज आता है। किस किस्म का लड़का है ये? मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताया कि मेरा मोबाइल नंबर है, उसमें आप व्हाट्सएप में अपना डाउट का मतलब जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड डाउट, न कि फालतू की बकवास। क्लियर? चलिए, टॉपिक है हमारा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन बीइंग one of the essential elements of a valid contract. The general rule is that an agreement made without consideration is void. प्रतिफल को एक वैध अनुबंध का आवश्यक तत्व माना गया है। सामान्य नियम भी है कि बिना प्रतिफल के किया गया समझौता शून्य होता है। But there are a few exceptions to the rule where an agreement without consideration will be perfectly valid and binding. लेकिन फिर भी ये जो साधारण नियम है कि बिना प्रतिफल के किया गया समझौता या करार शून्य है, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जहां बिना प्रतिफल के किया गया समझौता भी वैध होता है और पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। These exceptions are as follows. 5 पॉइंट हैं, पांचों पॉइंट मैं बता रहा हूं। पहला पॉइंट है एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नैसर्गिक प्रेम एवं स्नेह के कारण बिना प्रतिफल के किया गया समझौता। दूसरा है एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। तीसरा है एग्रीमेंट टू पे ए टाइम बार्ड डेब्ट। चौथा है कंप्लीटेड गिफ्ट। पांचवा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। छठा है रिमिशन बाय द प्रोमिसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। और आखिरी है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। डिटेल में देखते हैं इसे हम। फर्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25 सब सेक्शन 1। यह कहता है एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज इनफोर्सेबल इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। क्या है पहला? अगर वो लिखित में हो, एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। एंड नंबर 2, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में बनाया गया हो। थर्ड, मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और फोर्थ, between parties standing in a near relation to each other. Thus, there are 4 essential requirements which must be complied with to enforce an agreement
made without consideration as per section 25 subsection 1. An agreement made without consideration is enforceable if it is expressed in writing. कोई भी समझौता जो कि बिना प्रतिफल के किया गया है वो इन्फोर्सेबल होगा यदि वो एक्सप्रेस किया गया हो राइटिंग में, मतलब लिखित में हो, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी कानून उस समय में लागू है उस कानून के तहत वो रजिस्टर्ड हो, and is made on account of natural love and affection. नैसर्गिक प्रेम एवं स्नेह के कारण किया गया हो. Between parties standing in a near relation to each other. ऐसे पक्षकारों के बीच में जो कि एक दूसरे के निकट संबंध में हो, जैसे पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई बहन. उदाहरण लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं. अमर promises for no consideration to give to Bimal rupees 1000. अमर और बिमल ये दो पार्टीज हैं. अमर बिमल को वचन देता है बिना प्रतिफल के, बिना किसी कंसिडरेशन के कि वो उसे 1000 रुपए देगा. ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, शून्य समझौता है. एक और लेते हैं. अमर फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव हिज सन बिमल रुपीज 1000. अमर puts his promise to Bimal into writing and registers it. This is a contract. अमर और बिमल दोनों में पिता पुत्र का संबंध है. अमर नैसर्गिक प्रेम एवं स्नेह के कारण अपने बेटे बिमल को वचन देता है कि वो उसे 1000 रुपए देगा. अमर इस वचन को लिखित में देता है और इसकी रजिस्ट्री करवा लेता है. यह एक कॉन्ट्रैक्ट है. क्लियर है? मतलब देखो, सामान्य नियम है कि बिना कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वॉइड है. लेकिन इसका पहला एक्सेप्शन है कि बिना कंसिडरेशन के, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, लेकिन ऐसे पार्टीज के बीच में जिनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है. ठीक है? अगर प्रॉमिस रिटन है, रजिस्टर्ड है, पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशन है, तो विदाउट कंसिडरेशन भी अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वैलिड होगा. शर्त क्या है? कि वो रिटन हो, रजिस्टर्ड हो, पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो और पार्टीज के बीच नियर रिलेशन हो. क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन केवल और केवल नियर रिलेशन, ब्लड रिलेशंस में आता है. ऐसा नहीं है कि दोस्तों के बीच में आ गया नेचुरल लव एंड अफेक्शन. ये फादर मदर, फादर सन, ठीक है, मदर सन, मदर डॉटर, फादर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, इनके बीच में होता है, न कि फ्रेंड्स के बीच में. वो कहते हैं ना आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं होता है. क्लियर? सेकेंड पॉइंट पर आते हैं. सेकेंड है एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, सेक्शन 25 सब सेक्शन 2. भूतकाल में स्वेच्छा से जो सेवा प्रदान की गई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए किया गया समझौता अगर बिना प्रतिफल के किया गया है तो भी वैलिड है.
A promise made without consideration is also valid if it is a promise to compensate, wholly or in part, a person who has already voluntarily done something for the promiser or done something which the promiser was legally compellable to do. एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमर और बिमल दो पार्टी है। बिमल का पर्स गिर जाता है, कहीं गुम हो जाता है और अमर को बिमल का पर्स मिलता है। अमर पर्स को खोलता है, देखता है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिमल नाम के आदमी के हैं। वो उससे कांटेक्ट करता है और उसका पर्स उसे लौटा देता है। बिमल अमर के इस काम से बहुत खुश होता है और उसे वचन देता है, प्रॉमिस करता है कि वो उसे 500 रुपए देगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहां पर अमर ने अपनी स्वेच्छा से बी को सेवा यानी बिमल को सेवा प्रदान की। एक और एग्जांपल ले लो। बिमल का एक पुत्र है जो कि इन्फेंट है, मतलब कि क्या कहा जाए, वो अपना काम खुद से नहीं कर सकता है, इस अवस्था में है, थोड़ा सा एबनॉर्मल है। अमर जो है वो बिमल के इन्फेंट बेटे की सेवा करने में खर्च करता है। बिमल अमर को यह वचन देता है कि उसने इस काम में जो खर्च किया है वो उसके लिए उसे कॉम्पनसेशन देगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बिमल लीगली जो काम करने के लिए बाउंड है अपने इन्फेंट सन के लिए, वो काम कौन कर रहा है? अमर कर रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है कि एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, इस पॉइंट के लिए कुछ खास बातें हैं। पहला है, द सर्विस शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली फॉर द प्रोमिसर। मतलब जो सेवा प्रदान की गई है प्रोमिसर को, वो स्वेच्छा से दी गई हो। इफ इट इज नॉट वॉलंटरीली बट रेंडर्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, देन इट इज कवर्ड अंडर पास्ट कंसिडरेशन। अगर सर्विस दिया गया है पास्ट में लेकिन वॉलंटरीली नहीं, प्रोमिसर के डिजायर पर, तो वो पास्ट कंसिडरेशन में आएगा। इस पॉइंट में कब आएगा? जब सर्विसेज दिया गया है वॉलंटरीली, नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर पर नहीं दिया गया है। ठीक है। जिस समय पर सर्विसेज रेंडर्ड किया गया है उस टाइम पर प्रोमिसर का एग्जिस्टेंस में होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसका जो प्रमोटर है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन से पहले कंपनी के लिए कुछ सर्विसेज रेंडर्ड करता है, और कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो कंपनी उसे उस काम के लिए कंपनसेशन देना चाहती है। ये एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइम पर प्रमोटर ने सर्विसेज रेंडर्ड किया है उस टाइम पर चूंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, तो कंपनी का जन्म ही नहीं हुआ है, कंपनी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। जो सर्विसेज रेंडर्ड किया गया हो वो लीगल होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एग्रीमेंट टू पे ए टाइम बार्ड डेब्ट।
थर्ड है एग्रीमेंट टू पे ए टाइम बार्ड डेब्ट, सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, where there is an agreement made in writing and signed by the debtor or by his authorized agent to pay wholly or in part a debt barred by the law of limitation. The agreement is valid even though it is not supported by any consideration. अब सवाल है कि ये टाइम बार्ड डेब्ट है क्या? अगर आप किसी को उधार दे तो आप उससे पैसा रिकवर भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने मिस्टर अमर को 1,000 रुपए उधार दिया और अमर ने आपसे प्रॉमिस किया कि वो 6 महीने में आपका पैसा आपको लौटा देगा. जब 6 महीने बीत जाते हैं और आप उससे पैसा मांगते हैं अपना बकाया, तो वो पैसा नहीं लौटाता है. आप अपने पैसे की रिकवरी के लिए अमर के विरुद्ध कोर्ट में एक सूट, मुकदमा दायर कर सकते हैं कि मुझे मेरा पैसा लौटाया जाए. तो ये जो आप कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं अमर के विरुद्ध फॉर द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, इसके लिए टाइम लिमिटेशन आपको कोर्ट से दिया गया है. मतलब इतने सारे मामले भारत में होते हैं ना, देखो हर मामले में जो प्लेंटिफ है, पीड़ित पक्षकार है, वो न्याय पाने के लिए कोर्ट जाता है. कुछ मामले, कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें न्याय पाने के लिए समय सीमा, टाइम लिमिट निर्धारित की गई है. जैसे आप किसी को उधार देते हैं तो जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, मतलब जिस दिन डेटर ने पैसा लौटाने से इनकार किया, उसी दिन आपके पास अधिकार आ गया कि आप कोर्ट जा सकते हैं. अब एक कानून है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट. लिमिटेशन एक्ट में सर्टेन राइट्स, विभिन्न प्रकार के अधिकारों को पाने के लिए कोर्ट जाने के लिए समय निर्धारित किया गया है. अब जैसे आपको अपना उधार वसूलना है, इसके लिए लिमिटेशन एक्ट में टाइम दिया गया है 3 इयर्स. मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद विद इन 3 इयर्स, 3 साल के अंदर अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में आपकी बात सुनी जाएगी, मतलब मुकदमा दायर हो जाएगा. लेकिन आप 3 साल के बाद जाते हैं तो इस लिमिटेशन एक्ट के कारण आपका जो डेब्ट है, आपने जो कर्ज दिया, वो बार्ड हो गया. बार्ड हो गया कहने का मतलब आप अमर को पैसा उधार दिए हैं, पैसा आप ले सकते हैं, ये आपका हक है, लेकिन अब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं ड्यू टू लिमिटेशन एक्ट. ठीक है. तो अगर कोई डेब्ट है जो कि लिमिटेशन एक्ट से बार्ड हो गया है, उसको आप कानूनी तौर पर वसूल नहीं सकते हैं, लेकिन आपका हक है. अगर इसी लोन को लौटाने के लिए अमर रिटन में, लिखित में कोई प्रॉमिस करता है या अमर के बिहाफ पर उसका एजेंट प्रॉमिस करता है रिटन में, तो आपका जो हक था, जिसको पाने के लिए आप लिमिटेशन एक्ट के कारण कोर्ट नहीं जा पा रहे थे, अब चूंकि आपके डेटर ने आपको रिटन में लिख कर दिया है कि मैंने आपसे जो कर्ज लिया है वो लौटा दूंगा, तो डेब्ट के टाइम बार्ड होने के बावजूद अब इस न्यू रिसिप्ट से, जो नया लिखित डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट आपको मिला है डेटर से, उस बिहाफ पर आप उससे पैसा ले सकते हो. आपका जो राइट है वो फिर से अलाइव हो जाए. तो ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो एक्सेप्शन अप्लाई कर, इसके लिए क्या जरूरी है? द डेब्ट must be such of which the creditor might have enforced payment but for the law for the limitation of suits. डेब्ट ऐसा हो जिसके रिकवरी का अधिकार क्रेडिटर के पास है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट के कारण वो
केस या सूट फाइल नहीं कर सकता है। द प्रोमिसर हिमसेल्फ मस्ट बी लाइबल फॉर द डेप्ट। जो प्रोमिसर, जो आपको रिटर्न में भी लिख कर दे रहा है ना, मतलब वही लाइबल होना चाहिए डेप्ट के लिए। अगर प्रोमिसर किसी दूसरे के बिहाफ पर दे रहा है तो वो लाइबल नहीं होगा। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे ए टाइम बार्ड डेप्ट एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डेप्ट। एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं लोन चुका दूंगा, न कि लाइबिलिटी का एक्नॉलेजमेंट। अगर डेटर क्रेडिटर को यह कहे कि हां मैंने आपसे पैसा उधार ले रखा है, मैं इस बात को स्वीकारता हूं, तो इस चीज ऐसा लिख देने से आपका पैसा रिकवर नहीं होगा। जब तक डेटर यह लिख कर ना दे कि हां मैंने आपसे उधार लिया था और मैं आपका पैसा इतने टाइम पीरियड में लौटा दूंगा। द प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डेटर और हिज एजेंट। प्रॉमिस रिटन में होना चाहिए, डेटर का सिग्नेचर होना चाहिए, या डेटर का जो ऑथोराइज्ड एजेंट है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब यह हुआ कि टाइम बार्ड डेप्ट को लौटाने के लिए दिया गया जो ओरल प्रॉमिस है, मौखिक वचन, वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अगला पॉइंट है फोर्थ, कंप्लीटेड गिफ्ट। एक्सप्लेनेशन 1 to section 25. A gift which is not an agreement does not require consideration in order to be valid. आपको पता है गिफ्ट जो है इसके लिए कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। एज बिटवीन द डोनर एंड द डोनी, एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड will be valid and binding even though without consideration. मतलब गिफ्ट बिना कंसिडरेशन के भी दिया जाए तो वो वैलिड होता है। In order to attract this exception, there need not be natural love and affection or nearness of relationship between the donor and donee. The gift must however be complete. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सेक्शन 185, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सेक्शन 185 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें क्लियर किया गया है कि एजेंसी क्रिएट करने के लिए किसी भी तरह के कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। मतलब बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी क्रिएट किया जा सकता है। एजेंसी है क्या, वो हम लोगों को आगे देखना है। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, दान देना। ए प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी दो ग्रेटिट्यूअस वुड बी इनफोर्सेबल। चैरिटी माने दान देने का जो वचन है वो बिना किसी प्रतिफल के दिया जाता है, निःशुल्क। इफ ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस्ड सब्सक्रिप्शन द प्रॉमिसी टेक्स definite steps in furtherance of the object and undertakes a liability to the extent of liability incurred not exceeding the promised amount of subscription. मतलब जो चैरिटी दिया गया है वो भी तो मतलब जो हम लोग दान वगैरह देते हैं वहां भी कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 6 पॉइंट्स देखा ऐसा जहां पर विदाउट कंसिडरेशन किया गया जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है। जबकि जनरल रूल क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। और एक्सेप्शन कहां बताया गया है, सेक्शन 25। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन
1 to section 25 और सेक्शन 185। कोई भी डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप में आज जो टॉपिक बताया है इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, न कि फालतू बकवास। ठीक है। और वीडियो देखने के दौरान आप जो अटेंडेंस बनाते हैं उसमें केवल अपना नेम जो रजिस्टर्ड है कॉलेज में और आपका जो रोल नंबर आपको अलॉट हुआ है वो आपको डालना है, नहीं कुछ और। क्लियर? थैंक यू।